波尔班达尔的街道在夕阳下被拉得细长，阴影在墙角堆积，像是一张张无声的网。年幼的莫汉达斯正穿行在这些窄巷中，他的脚步极快，甚至有些凌乱。每当夜色稍微浓重一些，他就会加快速度，几乎是小跑着冲向家的方向。在学校里，他总是那个最安静的孩子。当放学的钟声敲响，他会迅速把书本塞进布包，低着头，避开所有同学的视线，从后门溜走。他从不与人对视，仿佛人群本身就是一种难以逾越的障碍。他害怕黑暗，害怕那些在阴影中摇曳的树枝，更害怕与陌生人交谈。谁能想到，这个在黄昏街头奔跑、躲避黑暗的胆怯男孩，在多年后竟会站在历史的转折点，以一种前所未有的力量撼动整个世界。此刻的他只是一个急于躲进门后，将恐惧关在身后的普通孩子。दक्षिण अफ्रीका का पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन। रात की हवा हड्डियों को भेद रही थी। मोहनदास ने अपने हाथ में पकड़े फर्स्ट क्लास के वैध टिकट को कसकर पकड़ रखा था। उसकी सतह पर जमी ओस ठंडी थी। अचानक एक अंग्रेज अधिकारी उनके पास आया। उसने बिना किसी शब्द के मोहनदास के कंधे को जोर से झटका दिया। मोहनदास ने अपना टिकट दिखाया, लेकिन अधिकारी ने उसे झपटकर नीचे फेंक दिया। अगले ही पल एक जोरदार धक्का लगा। मोहनदास का शरीर हवा में उछला और सीधे प्लेटफॉर्म के कंक्रीट पर जा गिरा। ट्रेन की सीटी बजी और वह धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो गई। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मोहनदास ने अपने घुटनों को सहारा देकर उठने की कोशिश की। उनके हाथ ठंडी फर्श पर रगड़ खाकर छिल गए थे। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी धूल झाड़ी। उस कड़कड़ाती ठंड में उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वे धीरे से खड़े हुए, अपनी कमर सीधी की और स्टेशन की धुंधली रोशनी में आगे की ओर देखने लगे। भारत की मिट्टी पर कदम रखते ही मोहनदास ने एक अलग तरह का सन्नाटा महसूस किया। चंपारण के खेतों में नील की खेती का बोझ किसानों की कमर झुका रहा था। वे गांव-गांव पैदल चले। धूल भरी पगडंडियों पर उनके पैर थकते नहीं थे। उन्होंने एक किसान के घर में प्रवेश किया, जहां चूल्हे पर राख ठंडी पड़ी थी और अनाज का एक दाना भी नहीं था। मोहनदास ने झुककर उस किसान के फटे हुए हाथों को देखा। किसान की आंखों में डर था, लेकिन मोहनदास ने उसे अपने पास बिठाया। वे सीधे खेतों की कतारों के बीच जाकर बैठ गए। आसपास के किसान धीरे धीरे उनके चारों ओर जमा हो गए। मोहनदास ने जमीन पर एक लकीर खींची और उन्हें समझाया कि कैसे बिना हाथ उठाए केवल अपने स्थान पर डटे रहकर अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने किसी मंच का उपयोग नहीं किया, बल्कि मिट्टी पर बैठकर लोगों की बातें सुनी। जब भी कोई अधिकारी आता, वे अपनी जगह से नहीं हिलते। उस दिन चंपारण की उस बंजर जमीन पर एक नया आंदोलन जन्म ले रहा था। मोहनदास ने किसानों के साथ मिलकर विरोध की रूपरेखा तैयार की। साबरमती आश्रम की सुबह आज पहले जैसी नहीं थी। मोहनदास ने अपनी लाठी उठाई और आश्रम के दरवाजे से बाहर कदम रखा। उनके पीछे केवल कुछ ही लोग थे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, धूल भरी सड़कों पर लोगों का हुजूम जुड़ता गया। यह 386 किलोमीटर की एक लंबी और कठिन यात्रा थी। हर मील के साथ उनके पैरों के नीचे की जमीन तपती जा रही थी। वे दिन भर चलते, उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन वे अपनी चाल धीमी नहीं करते थे। दूसरी ओर ब्रिटिश प्रशासन के कार्यालयों में खलबली मच गई थी। टेलीग्राफ की मशीनें लगातार बज रही थीं। अधिकारी एक दूसरे को संदेश भेज रहे थे कि कैसे इस बढ़ते जनसैलाब को रोका जाए। वे खिड़कियों से बाहर देखते, जैसे जैसे गांधी जी का काफिला गांवों से गुजरता। खेतों में काम कर रहे किसान अपने हल छोड़ देते और उनके पीछे चल पड़ते। गांधी जी ने पीछे मुड़कर देखा। उनके साथ अब हजारों लोग थे। वे सब एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। दांडी का तट अब सामने था। अरब सागर की लहरें पत्थरों से टकराकर शोर कर रही थीं।
लेकिन तट पर मौजूद हजारों लोगों के बीच सन्नाटा था। मोहनदास ने अपने थके हुए कदमों को रेत पर टिकाया। उनके आसपास ब्रिटिश पुलिस के सिपाही अपनी बंदूकें ताने खड़े थे। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं। मोहनदास ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे पानी की ओर बढ़े। उन्होंने झुककर नमकीन गीली रेत पर अपना हाथ रखा। उनकी उंगलियां रेत में धंस गईं। उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद की और एक चुटकी नमक ऊपर उठाया। उस पल हवा थम गई। ब्रिटिश अधिकारियों के चेहरे पर अविश्वास की लकीरें उभर आईं। यह केवल एक मुट्ठी नमक नहीं था, यह एक पूरे साम्राज्य के कानून का अंत था। उन्होंने नमक को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा। पीछे खड़े जनसमूह ने एक साथ दहाड़ लगाई। वह आवाज समुद्र की लहरों से भी ऊंची थी। दूर खड़े सिपाही पीछे हट गए। उनकी पकड़ अपनी बंदूकों पर ढीली पड़ गई। मोहनदास ने उस मुट्ठी भर नमक को हवा में लहराया। समुद्र की लहरें अब भी तट से टकरा रही थीं, लेकिन इतिहास की धारा बदल चुकी थी। हर व्यक्ति ने देखा कि कैसे एक निहत्थे इंसान ने सत्ता के स्तंभों को हिला दिया था। नमक कानून के उल्लंघन के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारी बूटों की आवाज के साथ पुलिस आश्रम में दाखिल हुई। मोहनदास ने बिना किसी प्रतिरोध के अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। लोहे की भारी जंजीरों के झनझनाने की आवाज शांत गलियारों में गूंज उठी। उन्हें जेल की अंधेरी कोठरी में धकेल दिया गया। वहां की दीवारों पर सीलन थी और फर्श पर बिछी चटाई पर धूल जमी थी। अगले कुछ दिनों तक जेल के भीतर केवल लाठियों के गिरने और शरीर पर उनके टकराने की आवाजें आती रहीं। ब्रिटिश पहरेदार अपनी पूरी ताकत से प्रहार करते रहे। मोहनदास फर्श पर गिरते, घुटनों के बल आते, फिर से उठने की कोशिश करते। उनकी त्वचा पर गहरे निशान उभर आए थे, लेकिन उनके चेहरे की मांसपेशियों में कोई सिकुड़न नहीं थी। हर बार जब कोठरी का भारी दरवाजा खुलता, वे बाहर आते। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन वे मुस्कुरा रहे थे। यह मुस्कान जेल के अधिकारियों के लिए किसी भी हथियार से ज्यादा घातक थी। वे उन्हें बार बार गिरफ्तार करते, उन्हें यातनाएं देते, लेकिन हर बार वे पहले से अधिक शांत और दृढ़ होकर बाहर निकलते। जेल की सलाखें उनकी आत्मा के संकल्प को कैद नहीं कर सकी। वे बाहर आते और फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ते जहां से उन्हें उठाया गया था। जेल की दहलीज पार करते ही मोहनदास ने एक नई दिशा चुनी। उन्होंने शहर के मुख्य चौराहे पर एक विशाल ढेर लगवाया। विदेशी मिलों में बने कपड़ों का ढेर देखते ही देखते आसमान छूने लगा। उन्होंने स्वयं एक जलती हुई मशाल उठाई और उस ढेर में आग लगा दी। सूती कपड़े के जलने की गंध हवा में फैल गई। आग की लपटें ऊंची उठीं, जो आर्थिक गुलामी के प्रतीकों को राख में बदल रही थीं। भीड़ में मौजूद लोगों ने अपनी कमर से विदेशी धागे से बने वस्त्र उतारे और उन्हें उसी धधकती आग में झोंक दिया। यह दृश्य ब्रिटिश व्यापारिक हितों पर एक सीधा प्रहार था, लेकिन मोहनदास यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक लकड़ी का चरखा मंगवाया और उसे आंगन के बीचों बीच रखा। उन्होंने रुई की एक छोटी सी गांठ उठाई और उसे खींचकर धागा बनाना शुरू किया। चरखे की चरमराहट की आवाज शांत वातावरण में एक लयबद्ध संगीत की तरह गूंजने लगी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे अपने हाथों से धागा काटकर वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। यह केवल एक क्रिया नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्भरता का एक ठोस संदेश था। मोहनदास की उंगलियां चरखे के पहिए पर तेजी से घूम रही थीं। उन्होंने साबित कर दिया कि एक धागा साम्राज्य की आर्थिक नींव को हिलाने में सक्षम है। 1947 की 15 अगस्त की सुबह दिल्ली की हवा में एक अलग ही कंपन था। लाल किले की प्राचीर पर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। सूरज की पहली किरणें किले की पत्थर की दीवारों पर पड़ रही थीं। अचानक सन्नाटा छा गया। ध्वज दंड की रस्सी खींची गई और तिरंगा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। चरखी से आती धातु की हल्की आवाज शांत वातावरण में गूंज उठी। झंडा पूरी तरह ऊपर पहुंच गया और हवा में लहराने लगा। भीड़ में एक गूंज उठी जो देखते ही देखते नारों में बदल गई। उस विशाल जनसमूह के सबसे पिछले हिस्से में
एक व्यक्ति शांत खड़ा था। मोहनदास अपनी लकड़ी की लाठी पर पूरा भार डाले हुए थे। उनके पैर स्थिर थे और आंखें उस लहराते हुए झंडे पर टिकी थीं। उनके चेहरे की रेखाओं में दशकों के संघर्ष की थकान थी, लेकिन होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। उन्होंने अपने आसपास के शोर को अनसुना कर दिया था। यह वह पल था जिसके लिए उन्होंने चंपारण की धूल फांकी थी और जेल की सलाखें काटी थीं। उनकी लाठी जमीन पर मजबूती से टिकी थी, जैसे वह इस नई आजादी की नींव का हिस्सा हो। उन्होंने कोई नारा नहीं लगाया, न ही वे मंच की ओर बढ़े। रिंचुन चूजेन सांचू मोहनदास ने अपनी लाठी उठाई और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उन्होंने पीछे मुड़कर उस विशाल किले को देखा जिसने सदियों तक सत्ता का केंद्र बने रहने का अहंकार पाला था। बिना एक बूंद खून बहाए, बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव हिला दी थी। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि सत्य के प्रति अडिग रहने का परिणाम था। उन्होंने साबित किया कि जब कोई व्यक्ति अन्याय के सामने घुटने टेकने से इनकार कर देता है तो सत्ता के बड़े बड़े स्तंभ दरकने लगते हैं। उनकी जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, यह उस हर किसान की जीत थी जिसने चंपारण के खेतों में दमन सहा, उस हर बुनकर की जीत थी जिसने अपने हाथों से सूत काता, और उस व्यक्ति की जीत थी जिसने लाठियों की मार सहकर भी अपना सिर नहीं झुकाया। उन्होंने दिखाया कि ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि अपनी बात पर टिके रहने के संकल्प में होती है। मोहनदास की परछाई अब लंबी हो रही थी, लेकिन उनका संदेश स्पष्ट था। उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति जुल्म के खिलाफ खड़ा हो सकता है। यह जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शाश्वत मशाल है। जब भी दुनिया में कहीं कोई अन्याय के सामने झुकने से इनकार करेगा, तो यह संघर्ष फिर से जीवित हो उठेगा। वे भीड़ में ओझल हो गए, लेकिन उनके कदमों की छाप इतिहास की मिट्टी पर हमेशा के लिए अंकित हो गई। सत्य की यह यात्रा अब एक नई शुरुआत थी।